गुड इवनिंग। नमस्ते सभी को। आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत पढ़ने वाले सजीव सृष्टि एवं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण भाग 2 पार्ट 2। इसके पूर्व हम लोगों ने भाग 1 देखा था। सजीव क्या है, निर्जीव क्या है, उसकी जानकारी दी। प्रत्येक जीव कोशिकाओं से बना है। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अनुकूलन अनुकूलन क्या है, एडेप्टेशन क्या है, उसके बारे में जानकारी कल हम लोगों ने ली। अब आज उसके आगे का पार्ट हमको सीखना है। फिर भी मैं शॉर्ट में कल की जो पढ़ाई हुई बात है उसको रिवाइज कर दूं। रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटाकर ने 1969 में सजीव सृष्टियों का जो वर्गीकरण किया था उसके 5 समूहों में उसे विभाजित किया था। वे 5 समूह कौन से थे? सजीवों को 5 समूह में विभाजित किया था रॉबर्ट व्हिटाकर ने। तो 5 समूह में यहाँ पर ट्री डायग्राम है, उसके आधार पर हम लोगों ने कल सीखा था आदि केंद्र की, दृश्य केंद्र की। उसके बाद आदि केंद्र की में एक कोशिकीय, यहाँ पर दृश्य केंद्र की में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। फिर एक कोशिकी के अंतर्गत था मोनेरा जगत के जीव। यहाँ पर दृश्य केंद्रिकी में एक कोशिकीय में प्रोटिस्टा जगत के जीवों के बारे में हम लोगों ने देखा था। उसके बाद बहुकोशिकीय में कवक कोशिका भित्ति वाले परंतु प्रकाश संश्लेषण न कर पाने वाले। तो प्रकाश संश्लेषण की भी जानकारी ली थी हम लोगों ने। कवक के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था, देखा था। अब आज हमको देखना है जगत 4 वनस्पति कोशिका भित्ति वाले प्रकाश संश्लेषण कर पाने वाले, और जगत 5 प्राणी कोशिका भित्ति विहीन। इस तरह से बहुकोशिकीय प्राणियों का भी विभाजन किया गया था। इसके बारे में कल हम लोगों ने जानकारी ली थी। आज उसके आगे की जानकारी लेना है। फिर से एक बार बता दूं, मोनेरा जगत में पाए जाने वाले जीव क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी, ट्रेपोनेमा पैलिडियम, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्टाफाइलोकोकस ऑरियस, लेजियोनेला न्यूमोनी, क्लोस्ट्रिडियम बोट्यूलिनम, सालोमोनेला टाइफी और वाइब्रियो कॉलेरी। इस तरह से मोनेरा जगत के जीवों के बारे में भी हम लोगों ने देखा था। फिर सेकंड था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत में क्या क्या थे और कवक में क्या क्या था? प्रोटिस्टा जगत में थे वॉलवॉक्स, पैरामोसियम, यूग्लिना, अमीबा। उसके बाद कवक में, कवक का उदाहरण मैंने दिया था, आप लोगों को दिखाया भी था कि कवक किस तरह से मृतोपजीवी है। फंगाई जिसे कहते हैं, आजकल लेदर की जो वस्तुएं हैं, मॉइस्चर ज्यादा है एयर में, इसकी वजह से बहुत सारी वस्तुओं पर दिखाई देते हैं ग्रीनिश कलर के, व्हाइट कपास की तरह। ब्लेड अगर हम लोगों ने रख दिया तो उस पर भी आ सकते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था। अब सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों में सूक्ष्म जीवों की संख्या सर्वाधिक है। उनके अध्ययन के लिए उनका निम्न प्रकार से विभाजन किया गया है। सूक्ष्म जीव में आदि केंद्र की, दृश्य केंद्र की। आदि केंद्र की में जीवाणु और दृश्य केंद्र की में आदिजीवी, कवक तथा शैवाल। यह जानकारी आज हम लेंगे। अनेक सूक्ष्म जीव, बहुत बहुत अधिक संख्या है। कल हम लोगों ने देखा सजीवों की संख्या 2011 के काउंटिंग के गणना के हिसाब से हम लोगों ने कल पढ़ा था 87-10 लाख प्रजातियां। इतनी अधिक प्रजातियां, उसको फिर वर्गीकृत किया गया समय समय पर वैज्ञानिकों ने। उसका भी इतिहास हम लोगों ने देखा था, किस तरह से सबसे पहले 2 भागों में विभाजित किया, फिर 3, फिर 4, फिर रॉबर्ट व्हिटाकर ने 5 सजीवों को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया। अब इसके बाद आज हम लोग जो देखने वाले सूक्ष्म जीव, आदि केंद्र की, जीवाणु किसे कहते हैं, फिर दृश्य केंद्र की में आदिजीवी, कवक तथा शैवाल, इनकी जानकारी ली। अब सूक्ष्म जीवों के आकार के संदर्भ में यहाँ पर कुछ अनुपात दिए गए हैं। 1 मीटर बराबर 10⁶ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का ये सिंबल दिया है बगल में, एक यूनिट है नापने का सूक्ष्म जीवों का। 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर।
नैनोमीटर उससे भी छोटी इकाई है। तो 1 मीटर 10⁻6 माइक्रोमीटर के बराबर है। वैसे ही 1 मीटर बराबर 10⁻9 नैनोमीटर, अर्थात ये और भी सूक्ष्म जीव। तो इन सूक्ष्म जीवों के बारे में भी कल हम लोगों ने जानकारी ली थी। आज यहाँ पर आकार के माध्यम से हम लोगों ने देखा था कि जो सूक्ष्म जीव हैं इतने छोटे हैं कि जिसको हम निरी आंखों से देख नहीं सकते, खुली आंखों से देख नहीं सकते। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से छाछ के जो सैंपल्स हैं उसको लेकर के कवर स्लिप से ढकते हैं, स्लाइड पे डालने के बाद फिर छाछ की कुछ बूंदे लेकर के फिर माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनको देखते हैं। ऐसे देखने में हमको दिखाई नहीं देते कि इस तरह के बैक्टीरिया उसमें होंगे, छाछ में होंगे, या जो भी कहीं भी पानी जमा है वहां पर इस तरह के बैक्टीरियाज होंगे। जब वहां का सैंपल इकट्ठा करते हैं पानी का, उसके बाद जब उसको स्लाइड के ऊपर रख करके सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो इतने सूक्ष्म जीव है इस तरह से हमको दिखाई देते हैं हलचल करते हुए। तो यहाँ पर यूनिट दिया था, यूनिट ध्यान में रखना है आप लोगों को, इकाई ध्यान में रखनी है कि 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोमीटर, और दूसरा है नैनोमीटर 10⁻9 नैनोमीटर बराबर 1 मीटर के बराबर होता है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु, बैक्टीरिया। आकार 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक की एक ही कोशिका स्वतंत्र सजीव, एक कोशिकीय सजीव स्वतंत्र कोशिका के रूप में जीवन यापन करती है। कभी कभी बहुत सारे जीवाणु समूह में रखकर बस्तियां या कॉलोनीज बनाते हैं। एक ही कोशिका हो सकती है इनकी, एक कोशिकीय जीव स्वतंत्र सजीव है, उस एक कोशिकीय स्वतंत्र कोशिका में भी रहते हैं, जीवन यापन करते हैं अपना। और ये बैक्टीरिया कभी कभी समूह में भी रहते हैं और अपनी कॉलोनीज बनाते हैं। ये जीवाणुओं की विशेषता है। यहाँ पर कुछ जीवाणुओं के उदाहरण दिए गए: गोलाणु, दंड गोलाणु, दंडाणु, स्वल्प विरामाकृति, सर्पिलाकार। तो एक कोशिकीय सजीव है, स्वतंत्र रूप से भी रहता है, अपना जीवन यापन करते हैं बैक्टीरिया, जीवाणु, और कभी कभी पूरी कॉलोनीज इनकी होती है, इकट्ठा भी रहते हैं। जीवाणु की कोशिका आदि केंद्र की होती है। कोशिका में केंद्रक और आवरण युक्त अंगक नहीं पाए जाते, कोशिका भित्ति होती है। और जीवाणु की जो कोशिका है आदि केंद्र की है, कोशिका में केंद्रक और आवरण युक्त अंगक नहीं पाए जाते और इसमें कोशिका भित्ति होती है। इनमें प्रजनन किस तरह से होता है? प्रजनन सामान्यतः द्विविभाजन, एक कोशिका के दो भाग होना। इसके पहले हम लोगों ने अमीबा का द्विविभाजन पद्धति से किस तरह से उसमें प्रजनन की क्रिया होती है या वो बढ़ते कैसे वो बताया गया था। उसी तरह से यहाँ पर प्रजनन द्विविभाजन, एक कोशिका दो भागों में बढ़ती है, डिवाइड होकर के द्विविभाजन पद्धति से में प्रजनन होता है सामान्यतः। फिर अनुकूल परिस्थिति में जीवाणु बहुत तेजी से बढ़ते हैं और 20 मिनट में संख्या के दोगुने हो सकते हैं, अर्थात इसकी जो गति है बढ़ने की वो बहुत तेज है। कभी कभी हम बोलते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बड़ा तेजी से फैल रहा है, बहुत तेजी से। किसी शरीर में भी अगर ये गए बैक्टीरिया तो बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं और उनकी जो संख्या है बड़ी तेज गति से बढ़ती है। अगर उसके अनुकूल परिस्थिति उससे मिली जीवाणुओं को तो 20 मिनट में लगभग उनकी संख्या दुगुनी हो सकती है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी गति कितना तेज होगी बढ़ने की। तो यहाँ पर कुछ जीवाणुओं के उदाहरण दिए गए हैं। यह भी जो दिखाया गया है वो अभी एक तरह से जीवाणुओं की आकृति है, हम देख सकते हैं। आदिजीवी प्रोटोजोआ, इसका आकार लगभग 200 माइक्रोमीटर। कहाँ पर पाया जाता है आदिजीवी? मिट्टी, मीठे पानी तथा समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ अन्य सजीवों के शरीर में रहकर रोगों का कारण बनते हैं। प्रोटोजोआ है, कभी किसी के शरीर में भी हो सकता है, पहुंच गया तो वहां पर बीमारियों का कारण, बीमारी का घर बन सकता है। मुख्य रूप से यह मिट्टी में पाया जाता है, मीठे पानी तथा समुद्र में पाए जाते हैं। दृश्य केंद्र की कोशिका वाले एक कोशिकीय सजीव है, यह भी एक कोशिकीय सजीव है, दृश्य केंद्र की कोशिका वाला है। आदिजीवी की कोशिका रचना संचलन के अंग मोषण पद्धति में विविधता दिखाई देती है, अर्थात इसकी जो अनेक तरह के जो प्रोटोजोआ है, आदिजीवी है, उनके जो
कोशिका रचना है उसमें विभिन्नता हो सकती है, या संचलन के अंगों में भी विविधता हो सकती है। फिर उनके पोषण की जो पद्धति है, किसके ऊपर डिपेंड है, कैसे उनका पोषण हो रहा है, उसमें भी विविधता पाई जाती है। और इनमें प्रजनन द्विविभाजन पद्धति के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए अमीबा, पैरामोसियम, पिछले साल के क्लास में भी 7वीं कक्षा में भी हम लोगों ने अमीबा देखा था, किस तरह से द्विविभाजन पद्धति से उनमें उनका प्रजनन होता है। उसी की तरह पैरामोसियम, पैरामोसियम भी हमने देखा है, उसके बारे में भी जानकारी ली है। अधिकतर ये मटमैले पानी में पाए जाते हैं, स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं। फिर एंटामीबा हिस्टोलिटिका आव होने के कारण कभी कभी हम इस तरह से दूषित जल या दूषित भोजन करने के बाद आंव की शिकायत होती है। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका अर्थात ये जो आदिजीवी है हमारे शरीर में किसी माध्यम से पहुंच गए, जैसे आजकल बरसात के दिनों का समय है तो पानी थोड़ा सा दूषित आता है, तो उसमें भी इस तरह के आदिजीवी प्रोटोजोआ हमारे शरीर में जा सकते हैं, दूषित पानी, मटमैले पानी के कारण। या फिर कहीं हमने सड़क के किनारे कोई चीज ऐसी खा ली जो गंदगी की जगह पर है, तो वो जब हमारे शरीर में जाएगा तो आंव की शिकायत होती है। तो उसमें कौन से प्रोटोजोआ आदिजीवी है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरिया शीत जर होने के कारण, और युगलिना या स्वयंपोषी है। तो इस तरह से आदिजीवी, आदिजीवियों के बारे में हम लोगों ने देखा। अमीबा का एक उदाहरण है। द्विविभाजन पद्धति हमको पता है कि किस तरह से केंद्रक है, केंद्रक धीरे धीरे अमीबा यहाँ से संकुचित होते हुए इसके दो भाग, तो इस तरह से प्रजनन की क्रिया अमीबा में द्विविभाजन पद्धति के द्वारा होती है। तो यह, और ये कल हम लोगों ने देखा था कि झीलों, डबरों या रुके हुए पानी में, गंदे पानी में कुछ बुलबुले हमें उठते हुए दिखाई देते हैं। उसके सैंपल्स, उस पानी का सैंपल अगर इकट्ठा करके नमूने के तौर पे लेकर के अगर हम उसे सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो इस तरह का दृश्य हमको दिखाई दे सकता है। कवक, कवक का आकार है 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर। सड़े गले पदार्थ वनस्पति एवं प्राणियों के शरीर, कार्बनिक पदार्थों में पाए जाते हैं। कवक का उदाहरण कल मैंने दिखाया था आप लोगों को, किस तरह से वो कपास की तरह, रुई की तरह मृतोपजीवी एक तरह से सड़े गले पदार्थों पर उगता है। वनस्पतियों, प्राणियों के शरीर पर भी या कार्बनिक पदार्थों में भी पाए जाते हैं। दृश्य केंद्र की एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव कवक की कुछ प्रजातियां आंखों से दिखाई देती है। मृतोपजीवी कुछ ऐसे हैं जिसे हम मेरी आंखों से देख सकते हैं, खुली आंखों से देख सकते हैं, जैसे कोई बासी ब्रेड है या बासी चीजें, वस्तुएं हैं, उसके ऊपर भी एक कवक उगाते हैं। उसी तरह से हम लोग कभी कभी या सड़ी गली वनस्पतियां कोई या पेड़ पौधे, उस पर भी इस तरह से कवक हमको दिखाई दे सकते हैं। ये मृतोपजीवी होते हैं, कार्बनिक पदार्थों से अन्न शोषण करते हैं। प्रजनन लैंगिक पद्धति से और द्विविभाजन और मुकुलन जैसी अलैंगिक पद्धति से होता है। उदाहरण ईस्ट, कैंडिडा, मशरूम। तो इसमें प्रजनन जो है लैंगिक पद्धति, द्विविभाजन पद्धति और मुकुलन जैसी पद्धति से भी हो सकता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर ईस्ट, कैंडिडा और मशरूम दिए गए। ये मशरूम है, आप लोग बरसात के दिनों में इस तरह से इसको भूछत्र भी कहते हैं। तो एक तरह का, इस तरह की एक खेती भी होती है मशरूम की, जो सब्जी के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो यह दृश्य बरसात के दिनों में आम है, इसे हम देख सकते हैं, कॉमन। अब इसके बाद है चौथा शैवाल। शैवाल का आकार लगभग 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक है। अलगे जिसे कहते हैं, या पानी में पड़ते हैं। अगर आप लोग कहीं, आपके यहाँ पानी निकासी की व्यवस्था, अगर खुले गटर होंगे तो वहां पर भी इस तरह के दृश्य देख सकते हैं। शैवाल जो है ग्रीन कलर की काई की तरह दिखाई देता है। तो ये अधिकतर पानी में पड़ते हैं शैवाल। दृश्य केंद्र की एक कोशिकीय स्वयंपोषी सजीव है। इसकी कोशिका में स्थित हरित लवकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसमें हरित लवक मौजूद है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ये स्वयंपोषी है। एक कोशिकीय है, दृश्य केंद्र की है, अधिकतर पानी में पड़ते हैं, ठहरे हुए पानी में भी दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए यूग्लिना, क्लोरेला, प्लोमिडोमोनास,
शैवाल की कुछ प्रजातियां एक कोशिकीय हैं, अन्य सभी शैवाल बहुकोशिकीय होकर मेरी आंखों से दिखाई देते हैं। मैंने कहा कि इसको आप सब आसानी से देख सकते हैं, नदी के पानी में, झील के पानी में, या गटर कहीं से बह रही है, खुली गटर है, तो वहां पर भी हम इस तरह के ग्रीन कलर के शैवाल, आसानी से हरे कलर के शैवाल देख सकते हैं। इसकी संरचना कुछ इस तरह से पानी में दिखाई देता है। ठहरा हुआ पानी है, बहुत दिनों से रुका हुआ पानी है, उसमें भी इस तरह हम शैवाल देख सकते हैं, स्वयंपोषी होते हैं। या जैसे झील है, कोई नदी है, तालाब है, उसमें भी इस तरह के शैवाल उसके बॉटम में, तल में दिखाई देते हैं। तो शैवाल पानी में बढ़ते हैं, दृश्य केंद्र की है, एक कोशिकीय स्वयंपोषी सजीव है। हरित लवक इसमें पाए जाते हैं, ग्रीन कलर है, ग्रीन पार्टिकल्स है, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसलिए ये स्वयंपोषी है। कुछ शैवाल, उदाहरण के तौर पर यूग्लिना, क्लोरेला, क्लोविडोमोनास नाम यहाँ पर दिए गए। अब विषाणु क्या है? वायरसेस। वायरस का आकार लगभग 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, बहुत ही सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म नैनोमीटर। मैंने बताया 1 मीटर बराबर 10 घाते 9 नैनोमीटर, इतना सूक्ष्म होता है। और हम लोग जो विश्व इस वक्त परेशान है, तो एक वायरस से ही जानते हैं। कोरोना जैसी महामारी इसी वायरस के कारण चल रही है। तो कोविड-19 की जो बीमारी है, हम लोगों ने बहुत अधिक इसके बारे में देखा है, समाचार के माध्यम से भी जानकारी ली है। तो विषाणुओं का आकार बहुत ही सूक्ष्म है, लगभग 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक। विषाणुओं को सामान्यतः सजीव नहीं माना जाता, ये सजीव निर्जीव की सीमा रेखा के मध्य है, ऐसा कहा जाता है। परंतु इनका अध्ययन सूक्ष्म जैव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म, इसके लिए जो माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है वह इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, जो बहुत ही फाइन चीजों को और अति सूक्ष्म चीजों को आसानी से देख सके। तो इसका जो अध्ययन है माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, सजीव है न तो निर्जीव है, उसके मध्य वायरसेस न सजीव है न तो निर्जीव है, उसके मध्य है, ऐसा कहा जाता है। इसके बारे में दिया है, विषाणु अति सूक्ष्म अर्थात जीवाणुओं की तुलना में 10 से 100 गुना छोटे होते हैं। वे केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देते हैं। जो सामान्य माइक्रोस्कोप है, उसकी सहायता से हम इसे नहीं देख सकते। इसके लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। 10 से 100 गुना छोटे होते हैं। विषाणु कहते हैं इसे, जीवाणुओं की तुलना में 10 से 100 गुना तक छोटे होते हैं, स्वतंत्र कणों के रूप में पाए जाते हैं। विषाणु अर्थात डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल या आरएनए, राइबोन्यूक्लिक अम्ल से बना हुआ लंबा अणु है, जिस पर प्रोटीन का आवरण होता है। प्रोटीन के कारण, प्रोटीन के कारण इसे एक अच्छा प्रोटेक्शन मिलता है। डीएनए और आरएनए से बना हुआ लंबा अणु है। इस तरह से वायरसेस पाए जाते हैं, विषाणु पाए जाते हैं। वनस्पति और प्राणियों की जीवित कोशिका में ही वे रह सकते हैं, और उन कोशिकाओं की सहायता से विषाणु स्वयं के प्रोटीन बनाते हैं और स्वयं की असंख्य प्रतिकृतियां निर्माण करते हैं। अगर आप लोगों ने देखा होगा, कोरोना के बारे में अगर जानकारी ली होगी, तो हमने देखा कि वह प्राणियों के जीवित कोशिका में ही जीवित रह सकते हैं, उसमें ही अपना स्थान बनाते हैं और स्वयं के प्रोटीन फिर बनाने लगते हैं, और बड़ी तेजी से असंख्य प्रतिकृतियां उनकी निर्मित होती है, जिसके कारण बहुत ही घातक लंग्स का जो इन्फेक्शन है, फेफड़ों का इन्फेक्शन है, काफी तेजी से बढ़ता है और श्वसन अंग से डैमेज करना वो शुरू करता है, नुकसान पहुंचाना शुरू करता है। इसके बाद पोषक कोष्ठ कोशिकाओं को नष्ट करके यह प्रतिक्रिया मुक्त होती है, और इस स्वतंत्र विषाणु पुनः नई कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। इस तरह से लगातार संक्रमण फैलाने का काम ये वायरस विषाणु करते हैं। विषाणुओं के कारण वनस्पतियों और प्राणियों में भी विभिन्न तरह के रोग होते हैं, बड़े ही खतरनाक होते हैं वायरसेस, विषाणु। यहाँ पर कुछ विषाणु दिए गए हैं, HIV के, हेपेटाइटिस, एबोला वायरस, अभी कुछ वर्षों पहले ही इबोला वायरस आया था, फिर इसकी खोज हुई थी। एडोनो वायरस, इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरियोफेज, इस तरह के कुछ वायरसेस यहाँ पर विषाणु दिए गए। उसकी
जो संरचना होती है कुछ इस तरह से होती है। अभी हम लोगों ने देखा कि कोरोना वायरस कुछ इस तरह से उस पर क्राउन्स होते हैं और वह असंख्य प्रतिकृतियां बहुत ही कम समय में बढ़ाते चले जाते हैं अपनी संख्या को, जिसके कारण बहुत ही घातक है। यहाँ पर कुछ सूक्ष्म जीव दिए गए, क्लोरेला, टोमेटो, विल्ट विषाणु, प्लाज्मोडियम, सैक्रोमाइसिस, पैरामोशियम, एंटामीबा। तो इस तरह से कुछ में सूक्ष्म जीव हम लोगों ने देखे। स्वाध्याय आप लोगों को स्वयं हल करना है। अगर फिर भी कोई समस्या हो तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं।